समास पढ़ाएंगे, ठीक है। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। क्या? संक्षिप्तीकरण यानी संक्षिप्त करना। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास जब किसी चीज का होता है तो उसके बीच के विभक्ति के कारक चिन्ह आदि का लोप हो जाता है। जैसे अगर हम कहें यथा समय, एक साथ लिख दिया हमने, है ना। यथा माने होता है अनुसार, इसका मतलब हो गया समय के अनुसार। क्या हो गया? ठीक है। अगर हम इसको कहें यथा संभव, यानी जैसा संभव हो, संभावना के अनुसार जैसा हो सके। यथाशक्ति माने शक्ति के अनुसार, यथा साध्य माने साध्य के अनुसार। तो इसमें के का लोप हो रहा है। अब यहाँ पर हम जब ये कह रहे हैं कि दो शब्दों का या दो से अधिक शब्दों का मेल होगा, ठीक है। तो जब दो शब्द हैं तो चार तरह की स्थितियां बनती हैं। कभी तो यह होगा कि पहला पद ही प्रमुख हो जाएगा, कभी यह होगा कि दूसरा पद प्रमुख होगा। लेकिन इससे पहले आपको एक बात और बताते हैं। दो शब्दों के, दो से अधिक शब्दों के मेल से जब कोई नया शब्द बनता है उस शब्द को कहते हैं समस्त पद। क्या कहते हैं? मतलब जो यथा समय बना ना, ये समस्त पद कहलाएगा। और फिर एक चीज और होती है, आपको एक शब्द दे दिया गया कि इस समस्त पद का अर्थ बताइए, तो आप लिखेंगे यथा समय, समय के अनुसार। मतलब यहां हमने इस समस्त पद को तोड़ दिया। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं समास विग्रह। क्या कहते हैं? समास विग्रह। अब मिलने वाली चीजों में एक चीज और बताई थी आपको, क्या? संधि। लेकिन संधि में क्या होता है? संधि में दो वर्ण मिलते हैं। जैसे हमने कहा सत्य, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण की ध्वनि धन आग्रह, दूसरे शब्द के पहले वर्ण की ध्वनि, दोनों ध्वनि मिलती हैं तो एक नई ध्वनि बन जाती है, वहाँ संधि होती है। लेकिन जो समास है इसमें केवल बीच के कुछ पदों का लोप हो जाता है। कोई नई ध्वनि या कोई नया शब्द अलग से बीच में जुड़ता नहीं है। तो जैसे ये बना शब्द यथा संभव, तो दो स्थितियां होंगी। या तो पहला पद प्रधान होगा, तो इसमें पहला पद दूसरा पद आ रहा है ना, तो इसमें जो पहला पद होता है इसको कहते हैं पूर्व पद, और जो दूसरा पद होता है इसको कहते हैं उत्तर पद। ठीक है। तो किसी समास में पूर्व पद प्रधान हो सकता है, किसी में उत्तर पद प्रधान होगा, किसी में दोनों पद प्रधान होंगे, और एक स्थिति होगी कि इन दो में से कोई भी पद प्रधान नहीं होगा। इस तरह समास के चार भेद हुए। ठीक है। पहला पद प्रधान तो अव्ययी भाव समास, दूसरा पद प्रधान तो तत्पुरुष समास, और दोनों पद प्रधान तो द्वंद्व समास, और कोई भी पद प्रधान नहीं तो बहुव्रीहि समास। लेकिन अभी हमें चार बताए ना, लेकिन तत्पुरुष समास में जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है इसमें कुछ विशेषताओं के आधार पर दो भेद और बन जाते हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। क्या? तो इस तरह हमारे 6 समास हो गए। कितने? समास के जो प्रकार हो गए या समास के जो भेद हो गए वो 6 हो जाते हैं। अब इन 6 समासों को हम अलग अलग देख लेते हैं कि इनमें अंतर क्या होता है। जो पहला समास है
इसको कहते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव। इस समास में पूर्व पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? यानी पहला पद प्रधान होता है और यह अव्यय की तरह उपयुक्त प्रयोग में आता है, यानी प्रायः बदलता नहीं। अव्यय हमने बताया था ना, अव्यय यानी जो खर्च ना होता हो, जिसमें परिवर्तन ना होता हो, जिसमें बदलाव ना होता हो। तो जैसे अभी एक शब्द दूसरा बता दिया था हमने, यथाशक्ति। और कोई शब्द होगा जो, हाँ, यथा समय और प्रतिदिन। प्रतिदिन इसमें पहला पद प्रधान है और अव्यय की तरह है। प्रधान का मतलब क्या होता है? प्रधान का मतलब ये है कि जब नया शब्द भी उससे बनेगा ना, तो ये वाला तो वही रहेगा, दूसरा बदल सकते हैं। जैसे प्रति व्यक्ति, प्रति रुपए, प्रतिदिन, है ना, और प्रति माह है, प्रति वर्ष। तो आगे का तो बदल जा रहा है, ये नहीं बदल रहा। तो जिसको जब हम कहते हैं प्रमुख है, उसका मतलब यह है कि वो मुख्य रहेगा उसमें। और ये अव्यय की तरह माने इसमें कोई बदलाव नहीं होता, इसलिए इसको क्या हो जाता है? अव्ययी भाव समास कहते हैं। दूसरा समास होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान का मतलब होता है कि दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। कारक चिन्ह जानते हो क्या है? कौन से? जैसे हाँ, संस्कृत में जो पढ़ा ना, कर्ता ने और कर्म को कर्ण चिन्ह से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, अधिकरण में पर, और संबोधन हे हो अरे। लेकिन तो तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच से कारक चिन्हों का लोप होता है। किंतु खास बात क्या है? कर्ता और संबोधन वाले कारक चिन्ह का लोप नहीं होता, वो नहीं होते। मतलब कर्ता में जो ने आता है ना, तो इसमें कहीं ने लोप नहीं होगा, और हे ओ अरे संबोधन का वो नहीं होगा। लेकिन कर्म वाला को, से, के द्वारा में पर ये इनका लोप हो जाएगा। ठीक है, कोई शब्द बताओ जिसमें से लोप हो रहा हो इस तरह। राजमहल, वेरी गुड। यानी जब इसका जब विग्रह होगा तो क्या बनेगा? राजा का महल। इस तरह आपको आगे अगर आप पढ़ेंगे ना, तो इसके भी 6 भेद मिलेंगे आपको तत्पुरुष समास के। जैसे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो जो शब्द होते हैं ना, जैसे अधिकरण में पर, ठीक है ना, तो जहां में और पर का लोप हुआ होगा वहां अधिकरण तत्पुरुष कहलाएगा। लेकिन हम उन भेदों में नहीं जाते हैं, हम सिर्फ इतना ध्यान रखते हैं तत्पुरुष समास में पहला पद गौण होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, और जब समस्त पद में कारक चिन्हों का लोप हुआ रहता है। ठीक है। तीसरा समास है कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास में दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य का और उपमान और उपमेय का संबंध होता है। ठीक है, हमने बताया था ना, विशेषण की बात की थी हमने कि इसमें एक विशेषण होता है जो दूसरे पद की विशेषता बता रहा होता है। जैसे नील कमल, यानी नीला कमल। तो जो नीला है विशेषण है ना, और विशेष से कौन है? कमल, जिसकी विशेषता बताई जा रही है ना। और चंद्र वदन, तो इसमें कहा जा रहा है चंद्रमा के समान मुख, चंद्र मुख यानी चंद्रमा के समान मुख। तो यहाँ मुख की तुलना
चंद्रमा से की जा रही है। तो पहला शब्द होगा उपमान और दूसरा उपमेय। तो कर्मधारय समास में दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य का या उपमान और उपमेय का संबंध होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए हाँ, नील कमल और कमल नयन भी ले लिया। ठीक है, चौथा समास है द्विगु समास। इसमें खास बात है कि ये तत्पुरुष समास से ही निकले हुए दोनों भेद हैं। मतलब इसमें दूसरा पद ही प्रधान होता है। नीलकमल की जगह लाल कमल भी हो सकता है। तो बदला क्या, ये वाला है ना। कमल नयन को खंजन नयन भी हो सकता है, मृग नयन हो सकता है ना, चंचल नयन हो सकता है। ये नहीं बदल रहा, जो नहीं बदल रहा वो प्रधान है, इसलिए नहीं बदल रहा। तो तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। तो कर्मधारय और द्विगु समास में भी दूसरा पद प्रधान होगा, लेकिन कर्मधारय में दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य का संबंध, उपमान और उपमेय का संबंध होता है। फिर आता है द्विगु समास। द्विगु समास में जो पूर्व पद है ना, ये संख्यावाचक होता है। क्या होता है? और इसकी विशेषता क्या है? ये एक समूह का बोध कराता है। जैसे हमने कहा त्रिभुवन यानी तीनों भुवन, त्रिलोक माने तीनों लोक, त्रिनेत्र यानी तीन आंखें, पंचवटी यानी 5 पेड़ों का समूह। इसमें शुरू में सब में संख्या आ रही है ना, त्रि पंच, है ना। तो ये हो गया द्विगु समास। और इसके बाद आता है पांचवा, क्या होगा? द्वंद्व समास। ये द्वंद्व अभी हमने पढ़ा, अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है, कर्मधारय में भी उत्तर पद प्रधान होगा, लेकिन उनमें विशेषण और विशेष्य और उपमान और उपमेय का संबंध होगा। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक है, और दोनों पद जब मिलते हैं तो समूह का बोध कराते हैं। हम जब द्वंद्व समास में आते हैं तो देखो, पहला पद प्रधान दूसरा पद प्रधान, अब आ गए दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? यानी दोनों बराबर महत्व रखते हैं, और उनके बीच में जो चिन्ह होता है वो और, एवं, तथा इससे पूरे होते हैं। जब इसका समस्त पद बनता है तो दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे माता पिता, इसका आप जब समास विग्रह करोगे ना तो माता और पिता हो जाएगा, है ना। आना जाना, आना और जाना, खाना पीना, खाना और पीना, राजा रानी, राजा और रानी। ठीक है, अब छठवां समास है कौन सा? बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान, कर्मधारय द्विगु में अलग विशेषताएं हैं, उनमें भी उत्तर पद प्रधान है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान, लेकिन बहुव्रीहि समास में दोनों में कोई पद प्रधान नहीं है। एक अन्य अर्थ ही इसका लिया जाता है। ठीक है, जैसे हमने कहा नीलकंठ, यानी नीला है कंठ जिसका। अब आपको थोड़ा सा और चतुर्भुज, क्या है ना। तो देखिए चतुर्भुज में 4 आ गया ना, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। चतुर्भुज माने 4 भुजाओं का समूह, तो ये तो हो जाना चाहिए कर्मधारय द्विगु समास हो जाना चाहिए। नीलकंठ यानी नीला कंठ,
तो ये तो विशेषण और विशेष से है, तो ये कर्मधारय समास हो जाना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं होता? कर्मधारय समास में जो अर्थ बनेगा वो इन्हीं शब्दों के आधार पर बनेगा। द्विगु समास में जो अर्थ बनेगा वो भी इन शब्दों के आधार पर बनेगा और एक समूह का बोध कराएगा। लेकिन उसी तरह के शब्द आने पर भी बहुब्रीहि समास में शब्दों के आधार पर अर्थ नहीं बनता, कोई तीसरा ही अर्थ बनता है। जब कोई तीसरा अर्थ बन रहा हो तो वो बहुब्रीहि समास में उसको हम गिनेंगे। ठीक है। तो नीलकंठ यानी नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, चतुर्भुज अर्थात जिसकी चार भुजाएं या चार भुजाएं हैं जिसकी अर्थात भगवान विष्णु। ठीक है। घन श्याम यानी घन के समान श्याम है, जो घन के समान जिसका रंग श्याम है, काला है, वो अर्थात भगवान कृष्ण। तो ये बन जाता है बहुब्रीहि समास। क्या क्या आ जाएगा? नीलकंठ, घनश्याम और अच्छा पीतांबर जो केवल शब्द आएगा ना, तो ये तो आएगा कर्मधारय समास में, पीला अंबर। क्योंकि केवल पीतांबर कहने से भगवान का बोध नहीं होता, केवल पीतांबर धारी कहेंगे तब होगा वो। तो केवल पीतांबर शब्द आता है तो वो कर्मधारय समास में आएगा। ठीक है। हाँ, लंबोदर यानी लंबा यानी बड़ा है, उदर लंबोदर माने बड़ा पेट, तो होना चाहिए कर्मधारय। लेकिन वो लंबोदर कहते हैं हम भगवान गणेश को, तो लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, वो तीसरे का बोध करा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। ठीक है। अब हमने आपको साथ में कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में भी अंतर बता दिया, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में भी अंतर बता दिया। समझ में आ गया ना? संधि में क्या होता है? क्योंकि यहाँ भी हम पढ़ते हैं ना, दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं, वहाँ पढ़ेंगे आप दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो एक भ्रम पैदा ना हो, तो ये आपके 6 समास हो गए। अभी इस समास में आपको अब कहीं किसी को अंदर मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है? बोलो। केवल त्रिनेत्र कहने से 3 नेत्रों का समूह ही बनता है। क्या त्रिनेत्री कहें अगर 3 नेत्रों वाला, तब वो बहुब्रीहि समास में आएगा, है ना? मतलब कहीं भी हम भगवान शंकर के लिए त्रिनेत्र नहीं कहते, अलग से केवल त्रिनेत्र उपयोग नहीं करते ना, इसलिए वो बहुब्रीहि में नहीं आएगा, वो द्विगु समास में ही आएगा। ये अक्सर कंफ्यूज करते हैं। तो बस इतना है, द्वंद्व समास में द्विगु समास में ये समूह का बोध होता है, कर्मधारय समास में जो शब्द दिए हैं उन्हीं में विशेषण और विशेष या उपमा और उपमान होंगे, लेकिन बहुब्रीहि में कोई तीसरी तरफ ही उसका बोध होगा। और बहुब्रीहि समास के उदाहरण जो आते हैं वो गिने चुने हैं। जैसे एक शब्द आ जाएगा दशानन, ठीक है? हाँ, गजानन, वेरी गुड, गजानन, ठीक है। यानी क्या है? गज की तरह, यानी गज की तरह है आनंद जिसका, यानी हाथी की तरह जिसका मुंह है, बैठिए, वो गजानन अर्थात गणेश।